ये तो पुराने हैं कट ऑफ। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट किया था उसके आसपास ही गया था। ये आपका कट ऑफ था जून वाला। अनरिजर्व के लिए 198 था, जीआरएफ के लिए ऐसे ही। वन सेकेंड। यस, ये था 198 गया था जीआरएफ के लिए। अनरिजर्व के लिए इसी 194 के आसपास। ओके, अभी जो जा सकता है मेरे हिसाब से वो आपका 66 के आसपास जाएगा, 66 67 या 8 के इसके बीच में। अब इसमें एक्चुअली वेरी करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी जीआरएफ की। तो कभी कभी सीट ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम चला जाता है। ठीक है, अगर आपका इस रेंज में आ रहा है 65 से भी 68 के आसपास, 67 के आसपास, तो भी चांसेस पूरे हैं। तो इससे कम तो नहीं जाएगा, मतलब 63 तो 84 तो जीआरएफ का कट ऑफ नहीं जाता है। हाँ, अगर डिफरेंट कैटेगरी में है तो जा सकता है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने बताया हुआ है। और ओबीसी है तो फिर 64 के आसपास, 65 66 इसी रेंज में रहेगा। और ये जो रेंज है ये थोड़ा 1-2% आगे पीछे हो सकती है। तो आप लोगों का कितना क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। कितना हो रहा है आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए थोड़ा। गुड इवनिंग कविता। सर पेपर 2 का मोस्टली सही है, क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सही है, क्योंकि ज़्यादा रिलेटेड है तकरीबन। ठीक है, आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 मिला के कितना हो रहा है ऐसे परसेंटेज बताइए, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जितने लोग हैं उतने लोग टेक्स्ट करेंगे ग्रुप में, इसमें सॉरी चैट बॉक्स में। एवरेज पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके। नहीं नहीं, आप मुझे दोनों मिला करके दीजिए ना, अभी वो चेक कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर अलग अलग देंगे। 110। जस्ट कैलकुलेट इन परसेंटेज थोड़ा इजी रहेगा मुझे मैच करने में। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर पता है ना? नंबर जितने हैं उसको डिवाइड कर दो 3 से। 70, 73। अमन, तो अच्छा है 73। अगर आपका 1-2% इधर उधर भी होता है तो भी सही है, हो जाएगा इतना में जीआरएफ तो। और इमरान, विवेक, साकिब, एवरीबडी प्लीज शेयर। 70? क्या है 70 ये? 70%? ओके, दैट इज आई थिंक मोर देन एनफ। 70% तो कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है। और विवेक, साकिब, 65 प्लस। हाँ, 65 प्लस सफिशियंट है। बाकी लोग बताइए कितना हो रहा है। अमन, अर्पिता, फातिमा, खुशबू, कविता, प्लीज जस्ट कैलकुलेट परसेंटेज एंड शेयर। जो भी डिफरेंट कैटेगरी है उसके अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में ये मैंने यहाँ रेंज दिया हुआ है, इसके पास ही जाएगा बस आपका कट ऑफ। 1-2% इधर उधर होगा तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। 55 की लगभग खुशबू। ओके, 55 आपका नेट हो जाएगा। 60 प्लस उम्मीद है सर। साकिब ठीक है, 60। ओके, किस कैटेगरी में है उसको देख लीजिए, उसके अनुसार आप। कैटेगरी तो एसटी है अपना। अमन, एसटी के लिए तो मैं बहुत कम परसेंट रखता हूँ। कितना चाहिए? 58 के आसपास, 60 के आसपास भी हो जाएगा। संजीव कुमार, 57। ईडब्ल्यू एस है। ओके, तब तो 64 के आसपास चाहिए। 57 संजीव कुमार, 57। कौन सी कैटेगरी है आपका संजीव? मनसीता जनरल। हाँ, आपका तो जनरल जनरल होगा। कितना हो रहा है मनसीता? संजीव एससी। एससी में कितना जाएगा? 50 आपका हो जाएगा। डीआरएफ हो जाएगा आई थिंक। मतलब हो भी सकता है, कंफर्म नहीं। और सीट्स ज़्यादा हुई तो कट ऑफ कम रहता है। संजीव कुमार 57 हो रहा है। ओके,
बात हुआ 66%। पीडब्ल्यूएस में होंगे आप 66। तो यहाँ तो काफी जेआरएफ है। आप लोगों को जितना आप बता रहे हो उतना अगर आएगा तो आई थिंक बहुत सारे जेआरएफ होंगे इस बार। ओबीसी, ओबीसी में आपका 63 है, कितना है 66। बहुत है, 66 में जेआरएफ हो जाएगा आराम से। युति 63 66 कौन सी है आपकी कैटेगरी? ध्रुव ज्योति। सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। खुशबू ओके, कितना आपका स्कोर हुआ है खुशबू? 55%। कैटेगरी कौन सी है? सर जनरल ओनली अप्लाइंग फॉर नेट। ओके, देन तो नेट तो हो जाए, आराम से हो जाएगा। उतने में तो जेआरएफ भी हो जाएगा 66 में तो। सर वो भी सर कंफर्म नहीं है ओबीसी, मतलब आपको पता नहीं है कौन सा कैटेगरी में है आप? फॉर्म में भरा होगा, फॉर्म में क्या डाला था? ओबीसी, ओबीसी में 65 64 के आसपास होगा। नंबर पता नहीं है, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए अभी इसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ। और बाकी कोई बचा हुआ है शेयर करने में? 15 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है। शुभश्री, आपने नहीं शेयर किया अभी। सर आई एम ओनली अप्लाइड फॉर नेट। जी, तब तो आपका नेट तो हो होगा तो जाएगा। सर। कितना? अच्छा, नहीं कितना? सर, आते ही करिए नहीं एग्जाम। समझ में नहीं आया क्या हेल्थ वो? प्रॉब्लम, क्या बोले? हेल्थ प्रॉब्लम थिला बेड रेस्ट ओके ओके। थिले। ओके ओके, हेल्थ प्रॉब्लम था, ठीक है। आगे। हम्म। मस्जिदा। सर ये आंसर शीट आ चुकी है क्या? क्या बोले? आंसर शीट आ चुकी है क्या? नहीं अभी नहीं आई, अभी कहाँ है आंसर? तो फिर कट ऑफ कैसे मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि कितना हो गया? सी ये होता है कि जैसे जितने लोग आप लोग मार्क्स बताते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे बैच के अंदर लगभग 200 के आसपास है, ठीक है। और बाकी लोग जो भी टेस्ट करते हैं कि सर इतना मेरा स्कोर हो रहा है, तो उसके आधार पर बनता है। और वो बाकी तो वेरी करता है, क्योंकि पता नहीं नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं नेट जीआरएफ की। तो 1-2% आगे पीछे रहेगा। और डिफिकल्टी लेवल कितना होता है एग्जाम का, उसके अनुसार आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। ठीक है। कट ऑफ जैसे कि ओके। अगर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर जैसे आप लोगों ने बताया कि मॉडरेट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट होगा तो कोर्स कट ऑफ कम जाएगा। मॉडरेट है तो 65 67 के आसपास रहता है। 1-2% आगे पीछे रहेगा, लेकिन वो यही रहेगा आसपास, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से कट ऑफ ये बनाता हूँ, तो आसपास उसी के आसपास रहता है। पिछली बार तो एकदम एग्जैक्ट गया था, जितना मैंने वो प्रिडिक्ट किया था उसके। और ये वैसे भी नेट का और सोशल वर्क का जो हमारा एग्जाम होता है, सीटें लगभग कुछ नहीं होती, 70 के आसपास जीआरएफ के लिए, 70 75 80। और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है पेपर 2, मतलब मॉडरेट रहता है। और पेपर 1 पे ही थोड़ा डिपेंड करता है, वही उसी की वजह से वेरी हो जाता है कट ऑफ, अदरवाइज इसी के आसपास रहता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब किसी ईयर में अचानक से 2022 में आई थिंक किसी ईयर में आया था, उसमें 70 क्रॉस हो गया था, 70 के आसपास था कट ऑफ, क्योंकि सीट्स कम थी उसमें। ठीक है। तो सर उसमें सर बहुत सारा क्वेश्चन जो था ना वो गलत भी था, तो उसको जो था ना वो ये हो गया हाँ, था, क्या बोलते उसको, नौ, उसका ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब कि गलत हो गया था, उसके कारण हो गया था सर। हाँ तो एलिमिनेट हो जाता है, तो इस वजह से कट ऑफ चला गया होगा ज़्यादा। सुभाश्री, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन हुआ था। ओके, कोई बात नहीं, अभी आप अच्छे से एग्जाम दे लेना। ठीक है। सो नेट का सीट्स कितने होते हैं? देखिए नेट का लगभग होता है 300 के आसपास, 350, देखो दिखाते हैं होगा। एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये दिख रहा है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर,
ये सीट 300-400 के आसपास होता है, ये अनरिजर्व में 250 है, 225, 35, 124 वो SC की 81, 67, ये डिफरेंट आपके सीट्स है नंबर। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नहीं पता चलेगा। इधर ये देखिए, इधर देखिए, ये जो टोटल सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ है यहाँ इस तरफ, नंबर ऑफ टोटल आपके कितने लोग हैं, तो उसके अनुसार जितना सीट होता है उसी के अनुसार वो लोग रिजल्ट बनाते हैं। जैसे GRF का है लगभग आपका जो भी होगा 50, 60, 70 के आसपास रहता है, तो कभी कम रहता है कभी ज्यादा रहता है। ठीक है, कितना हुआ है, 300, 400, 500, 550 के आसपास, 550, ये भी आपका 3, 4, 5, 6, 70 के आसपास। तो यही रहता है लगभग हर बार, कभी कोविड की वजह से कभी ऊपर नीचे हो गया था, अदरवाइज इतना ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। नहीं, स्टडी थोड़ा आप शेयर कीजिए, कैसे पढ़े, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी शेयर करेंगे, अभी तो अ, इस क्लास में करना है शेयर क्या, या फिर अभी और कर लेंगे क्लास एक दो, उसमें शेयर कर दूंगा मैं, है ना। अभी एक्चुअली मैं घर पे आया हूँ तो यहाँ नेटवर्क भी कम रहता है, तो आई डोंट नो कि कब तक ये कनेक्शन है, बीच में अगर कनेक्शन चला जाए, है ना, क्योंकि नेटवर्क कैसे ही यहाँ पर, तो हम लोग कंटिन्यू फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में सर कुछ गलत क्वेश्चन थे क्या, पेपर वन का तो मुझे आइडिया नहीं है, पेपर वन आप ही लोग बताएंगे क्या क्वेश्चन गलत थे नहीं थे। क्वेश्चन गलत थे क्या पेपर वन में। एक क्वेश्चन सर मुझे मैथ का लगा था गलत, बट याद नहीं है वो एग्जैक्ट, बट वो था एक क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ओके, कोई नहीं, अभी जब आंसर दिया आएगा ना तो आइडिया लगेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, कुछ दिन और, अभी कितना था, ये तो एक वीक ही हुआ है, और देख लीजिए, आ जाएगा आई थिंक आंसर की 20, 25, 20 दिन बाद आ जाता है, और रिजल्ट आ जाता है उसके 10 दिन बाद या 8, एक हफ्ते बाद, तो कुछ दिन और वेट करिए, तब तक आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा GRF नेट, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर अनदर PhD या जो भी आपको करना है, बाकी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और मार्क्स की जरूरत है, तो 4, 10, 12 मार्क्स के, यू कैन जस्ट कंटिन्यू ये प्रिपरेशन, बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए, बताइए, या कुछ शेयर करना हो बताना हो तो। सर लास्ट बार की कट ऑफ एक बार फिर से जो है रिमाइंड कर दीजिए। क्या करना है। लास्ट बार की कट ऑफ एक बार फिर से दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, अभी वाला। हाँ, जो जून 2023 की कट ऑफ। अच्छा अच्छा, ये है, यहाँ देख लीजिए, ये लगभग यही रहेगा, उन लोग तो यही रहता है, तो 3 साल से मुझे आइडिया है, तो इसी के आसपास कट हो जाता है, तो मान के चलिए यही रेंज रहेगा, थोड़ा 1-8% रह सकता है, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। सर हम लोग को तो लग रहा है थोड़ा ज्यादा भाग सकता है सर, तो ज्यादा क्योंकि वो पेपर तो, टू, पेपर टू इजी था इसलिए, हाँ उसके हिसाब से पेपर, हाँ। तो पेपर वन तो टफ था, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं तो एग्जाम दिया नहीं। सर जो है पेपर टू जिसने पढ़ा है उसी के लिए जो है हाँ, सरल होगा, बाकी वही है, सरल इतना ज्यादा नहीं था। सी देखो कट ऑफ जो है वो ऑन एन एवरेज बनता है, जैसे किसी किसी के स्टूडेंट का अच्छा अगर परसेंटेज चला गया, अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कट ऑफ हाई जाएगा, उसका अच्छा गया है सर उसका परसेंटेज ज्यादा जाएगा, सर, है अब ना। जैसे सर जिसने प्रीवियस ईयर कई बार लगा रखा है तो उसको तो हाँ क्वेश्चन जो रिपीट हुए तो मिलेंगे ही ना। हाँ, उसको इजी लगेगा, लेकिन बाकी लोगों को तो जो कट ऑफ होता है वो सबके हिसाब से देख के बनता है, तो जैसे मान लीजिए इतने लोग ने जो जो मैसेज किए हमको कि सर मेरा इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो उससे आधार पर पता चलता है कि कितना जा सकता है, इन जैसे जस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यही रहेगा,
हाँ, लेकिन 1% आगे पीछे रह सकता है बस, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी जिन लोगों का अच्छा स्कोर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। और आगे का प्लान बनाइए, जो भी आपको पीएचडी करना है तो उसकी तैयारी करिए, क्या आपका टॉपिक रहेगा, वो सब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करिए। और देखना चाहिए स्टार्ट करिए यूनिवर्सिटी वगैरह कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वहाँ पर कौन कौन से प्रोफेसर हैं, आपका टॉपिक उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो है आपको पहले से करना होगा, है ना। पीएचडी एडमिशन के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कहीं फॉर्म भर के एडमिशन ले लेंगे। आपको बहुत चीज़ सर चीज़ों। एक हाँ। क्वेश्चन हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे अभी 2-3 फ्रेंड ने पूछा है कि पीएचडी का एंट्रेंस का सिलेबस और यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पीएचडी का जो एंट्रेंस का सिलेबस होता है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पे। जैसे मान लीजिए आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरेंगे तो उनका एक प्रोसेस सिंपल है कि आपका, अगर आपका जेआरएफ है तो आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू वो लोग वही पूछते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च प्रपोजल का क्या है, और मैथोलॉजी पूछते हैं उसमें क्या क्या आप यूज कैसे करेंगे स्टडी, क्या सैंपल है, वही सब चीज़ें बेसिक चीज़ें। मतलब वो जो टॉपिक होगा फाइनल नहीं होगा, बस वो आपके ज्ञान देना, आपको देखना चाहते हैं आपको नॉलेज कितना है रिसर्च को लेकर के, कितने आप सीरियस हैं। तो टॉपिक पूछेंगे क्या टॉपिक है, कहाँ स्टडी करोगे, क्या मैथोलॉजी है उसमें यूज करने वाले हो। ठीक है, ये कितने सैंपल लोगे, कहाँ पे लोगे, कौन सी सैंपलिंग यूज करोगे, पूरा मैथोलॉजी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। टॉपिक क्या है, रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने, जैसे मान लीजिए आपने जहाँ अप्लाई किया है वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो सोशोलॉजी के हैं, आपने एंथ्रोपोलॉजी का बना दिया प्रपोजल, तो फिर वो मैच नहीं करेगा, तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही आपको कितना नॉलेज हो। तो जब भी अप्लाई करो पीएचडी में देख लिया करो, जा करके उसमें पोर्टल में जो फैकल्टी होता है ना, इंटरफेस जहाँ पर जितने प्रोफेसर होते हैं लिस्ट होता है, उनका रिसर्च एरिया लिखा होता है उसमें, उनके पेपर पब्लिश्ड कौन कौन से वो लिखे होते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये जो है पर्सन है जो उसका स्टडी एरिया कौन सा है, कहाँ पर ज़्यादा स्टडी किया है। तो आपको अपना टॉपिक उसके अनुसार बनाना है। कभी कभी हम लोग प्रपोजल उनके अनुसार बनाते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे बोल रहा है, म्यूट कर लीजिए बीच में, है ना। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कॉलेज पे। और दोनों का एंट्रेंस, मतलब नेट का सिलेबस जो है वो सब कुछ नहीं आता है ना उसमें। पीएचडी में अगर आप लिखे रिटन एग्जाम देंगे, जैसे दो एग्जाम रहता है, रिटन होता है, इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम देना पड़ेगा तो उसमें ये सब नहीं आएगा सोशल वर्क का। उसमें मैथोलॉजी आएगी, रिसर्च के बारे में पूछेंगे वो लोग, कितने टाइप का रिसर्च होता है, मैथ सैम्पलिंग क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है। पूरा का पूरा यूनिट 5 आपका जो है वही उसी से आएगा जो कुछ आएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो आपने अप्लाई किया है सोशल वर्क डिपार्टमेंट के अंदर, तो शायद वो सोशल वर्क के क्वेश्चन दे दें। अदरवाइज तो रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन ही आते हैं आपके रिटन में, और इंटरव्यू में वही पूछते हैं प्रपोजल के बारे में, आपके बारे में पूछेंगे, आपका पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो सब चीज़। उसमें हम लोग एक क्लास ले लेंगे अलग से, एक बार रिजल्ट आ जाए फिर, है ना। सर व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक? मेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर है, स्मार्ट सिटी। सोशोलॉजी वाले प्रोफेसर सोशोलॉजी के लिए पीएचडी करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। जैसे मेरा है, मेरे प्रोफेसर जो है सोशोलॉजी के हैं, है ना, हो सकता है। सी वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, अभी केवल एग्जाम हम लोगों का सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर, अदरवाइज पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका सोशोलॉजी है या सोशल वर्क है या एंथ्रोपोलॉजी है। अगर पर्टिकुलर से आपका डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है ऐसी जगह पे जहाँ पर बाकी के टीचर भी, मतलब प्रोफेसर भी हैं सोशोलॉजी वाले हैं, एंथ्रोपोलॉजी के हैं, तो कोई भी ले लेगा आपको, उसमें ये नहीं होता है कि ये स्टूडेंट तो सोशल वर्क का है तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना। बस रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश वाला नहीं लेगा आपको, है ना। जो सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, एंथ्रोपोलॉजी है, डेवलपमेंट स्टडी है, रूरल डेवलपमेंट है, ये सब सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तो कोई भी ले लेता है। ठीक है, मेरा आवाज क्लियर है क्या? काफी है, चलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ यहाँ पर। सर आवाज बिल्कुल क्लियर आ आ रही है। रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, तो ठीक है फिर। और कोई क्वेश्चन भी? अभी 8 मिनट, 8 मिनट और बचे इस क्लास में। डीएसएसबी के लिए सर आप न्यू देखिए, डीएसएसबी का
मैंने एक दो क्वेश्चन पेपर उसके देखे हैं। उसमें दो तीन चीजें हैं, देखो समझो उसको, पेपर जो आप बोल सकते हैं कि जिसमें हमारा सब्जेक्ट का आता है, उसमें केवल सोशल वर्क का नहीं आता, उसमें आपका सोशोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं और क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। और सोशल वर्क का भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो जो लोग बैच में रहेंगे हमारे, जो लोग पढ़ेंगे यार, ठीक है, या कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो उनको मैं बताता रहूंगा कि आपको क्या क्या स्पेशली उसके लिए पढ़ना है। अलग से क्वेश्चन की जरूरत नहीं है ना, उसी में हो जाएगा। बाकी जो लोग क्लास में नहीं है या जिन लोगों को हो जाएगा जी यार वो नहीं ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है ना। उसके लिए आप क्यों क्लास ज्वाइन करेंगे, पैसा आप देंगे भी अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया है मेरा कोर्स, तो मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें से। ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम्म। जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनका बाय द वे नेट नहीं हो पा रहा है या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, तो क्या अब जो अगला बैच होगा जो जून वाला है, तो उसके लिए क्या सर अलग से फी देनी पड़ेगी? देखो अलग से पूरा 50% आप पे कर देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देखो जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वो मेरा मतलब खुद का इंटरफेस नहीं है। वो मैंने ले रखा है, मतलब जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं वो उसी के थ्रू करते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके उनको भी उसका पेमेंट जाता है। तो डायरेक्टली हम फ्री कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको पेमेंट वहाँ करना पड़ेगा। तो जो लोग पहले से स्टूडेंट जुड़े होते हैं वो 50% कर देता हूँ, कि आपको आधी फीस देनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है। ओके सर। सर डीएसएसबी को लेके ये कोई डाउट तो था कि जो तीन सब्जेक्ट हैं उन तीनों, जैसे क्रिमिनोलॉजी है, सोशोलॉजी, सोशोलॉजी, तो तीनों के क्वेश्चन आएंगे उसमें, या केवल पर्टिकुलर जिसने एमए सब्जेक्ट में किया है उसके ही क्वेश्चन आएंगे? वो मैंने पेपर देखे हैं दो, उसमें ऐसा ही है, उसमें सब है, मिक्स है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चन है वो आपको पता है, जो हम लोग भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, दो चार एक जो चीजें, तो बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है वो, थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए एक दो मतलब एक तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा नोट्स का, तो उसको पढ़ लेना, या मान लो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा अलग से। तो बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वेश्चन, मैंने पेपर देखा हुआ है, इजी क्वेश्चन रहते हैं और वो हम लोग पढ़ के दे सकते हैं आराम से। ओके सर। ठीक है। बाकी सोशल वर्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे नोट से ही आएंगे, उसमें कुछ अलग से नहीं है। मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो जितने भी एक्ट हैं या सभी एक्ट, स्पेशली बच्चों को लेकर के या महिलाओं को लेकर के, वो सब एक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। तो पर्टिकुलर बता दूंगा कि क्या क्या ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। और ये उसमें जो इंग्लिश हिंदी, उन पर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैंने पढ़ा नहीं है। तो बाकी चीजें आप पढ़ लेना। आप जो उसमें पेपर वन जो आता है ना, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, डीआई, ये सब चीजें, मैथ वाला पोर्शन, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, और जीए वाला भी। तो जीए जो लोग तैयारी किए होंगे, बैंक का, एसएससी का या किसी का, उनका तो उतना बेसिक क्लियर होगा, जीए वगैरह, जनरल अवेयरनेस, तो उससे भी क्वेश्चन रहते हैं कुछ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बीच बीच में हम लोग क्लास करते रहेंगे अभी, तो बाकी जो डाउट है पूछते रहना। सर एक तो जो प्रपोजल बनाना था, उसको रिलेटेड एक चीज कुछ बता दो थोड़ा, प्रपोजल बनाने के लिए। प्रपोजल का मैं एक दिन क्लास कर लेते हैं ना, उसमें अपना एक प्रपोजल में दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे बनाना होता है, ऐसे बोल बोल के तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैं दो तीन चीजें बताऊंगा उसमें, कैसे क्या सर्च करना होता है, कहाँ कहाँ से क्या कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो चीज़ पता नहीं होती है स्टूडेंट को। प्रपोजल बनाने के पहले भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है ना। टॉपिक सही से कैसे आपको सर्च करना है, आपका पहले से टॉपिक बना हुआ है तो बाकी उससे रिलेटेड कैसे आपको टॉपिक या पेपर पेपर डाउनलोड करने हैं, तो वो सब चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है। सर यस सर, कितना यस सर। लमसम टाइम लग जाता है सर एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाने में? मान लीजिए कोई देखिए, बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जैसे जेएनयू वगैरह, तो उसके लिए शायद अच्छा तो बनाना ही हो, क्योंकि एक्चुअली देखा था मैंने उसमें सीट, क्योंकि सोशल वर्क के अलावा बाकी सब्जेक्ट वाले भी जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग अप्लाई कर देते हैं, और सीट एक्चुअली कम रहता है। तो उन लोगों से फाइट करने के लिए हम लोग कितना अच्छा बनाना, कितना टाइम लेके बनाना है, क्योंकि अगर देखो दो नहीं होगा चीजें तो हैं। फिर तो। देखो उसमें दो तीन चीजें हैं, आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो पहले तो जेआरएफ होना चाहिए, है ना। अदरवाइज जेआरएफ नहीं, क्योंकि ज्यादातर सब लोग जेआरएफ अप्लाई करते हो, तो अगर जेआरएफ नहीं होगा तो वैसे ही चांस कम रहते हैं, मतलब ये ट्रू है। बाकी नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सच यही है कि वो प्रेफरेंस देते हैं जेआरएफ को। तो पहले क्राइटेरिया यही है। बाकी नेट का, अगर नेट है आपका, आपको लगता है कि आप सही अच्छा प्रपोजल बना के देंगे,
तो सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते हैं। तो प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा वैसा जो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, या जो चीज पढ़ रखी है आपने। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट करिए। ठीक है, तो आपका टॉपिक इंटरेस्ट किस में है, किस पे आपको स्टडी करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। बाकी मैं हेल्प कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से पेपर डाउनलोड करना है उसके रिलेटेड, या कैसे बनाना है। बाकी आप लोग स्टार्ट करिए अब खोजना कि आपको किस चीज़ पे स्टडी करना है, किस में इंटरेस्ट है आपको। एक दो पेपर पढ़िए, ठीक है। और एक फॉर्मेट होता है मतलब प्रपोजल का, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि खास आप इंजीनियरिंग में करेंगे, डीयू में, या कहीं भी करेंगे। ऐसा उतना कुछ वो देखते नहीं है उसमें। आपको बेसिक चीजें आपको पता ही रहनी चाहिए। वो जब हमको लेना होता है तो वो ले लेते हैं, बस आपका टॉपिक मैच करे। जैसे मान लो प्रोफेसर कोई है, उसका एरिया वही है जो आपके प्रपोजल में बनाया गया, तो वो इंटरेस्ट लेगा, पूछेगा भी, हो सकता है आपको ले भी ले। और आप कुछ ऐसा अलग टॉपिक दे दें, चाहे कितना अच्छा बनाओ, उनको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको उनका वो रिसर्च एरिया नहीं है, वो उसमें काम ही नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं थोड़ा सा। जब अप्लाई करें तो ये देखें उस यूनिवर्सिटी में आप किस टीचर के अंडर पीएचडी करेंगे। वो सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन सा प्रोफेसर है, उसका एरिया क्या है, रिसर्च एरिया, उसने स्टडी किस चीज में कर रखा है। तभी आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रपोजल बनाइए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी पे तो। अगर इन जनरल आपको प्रपोजल बनाना है तो जो आपका इंटरेस्ट टॉपिक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस पर बनाइए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट और बहुत बेसिक, मतलब बेसिक बनाना पड़ता है प्रपोजल, ऐसा कुछ नहीं। बाद में टॉपिक आपका चेंज हो जाता है जब पीएचडी करेंगे, तो वहाँ वो देखा जाता है, क्योंकि आपका टॉपिक जो रहेगा वो बस बेसिक रहता है। बाद में वो लोग डीएससी मेंबर चेंज करा देते हैं, या जो आपका रिसर्च वो होगा, सुपरवाइजर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका क्वेश्चन था। यस सर, यस सर। तो आप लोग स्टार्ट करिए पढ़ना, एक दो पेपर डाउनलोड करिए, गूगल स्कॉलर पे सर्च करिए कि कौन सा आपको टॉपिक पे स्टडी करना है। तो दो चार पेपर आएंगे तो पढ़ना, उसमें आइडिया लगेगा आपको। फिर कभी क्लास होगी तो मैं आपको बता कहाँ दूंगा। सर्च करना है सर, कहाँ पे मिलेगा ये पेपर? देखो, दो तीन चीजें हैं। अगर आपका एक तो गूगल स्कॉलर है, गूगल पे डायरेक्ट सर्च मत किया करो, गूगल पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। गूगल स्कॉलर, उस पर आपके रिसर्च आर्टिकल ही आएंगे, रिसर्च आर्टिकल या बुक आएगी, या रिसर्च रिलेटेड सभी टॉपिक आएंगे। ठीक है, ग्रुप में भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें सर्च करना, उसमें टॉपिक डालना, उसमें लिखना कि मतलब टॉपिक कोई होगा उसको डाल देना, साथ में लिख देना रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल, पीडीएफ करके ऐसे, तो वो डायरेक्ट पीडीएफ ही खुलेगा, डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक है,